हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तरंग से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसको करने के बाद तरंग से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उन सारे प्रश्नों को करने के लायक आप बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी एक्स तरंग है, ऑप्शन सी प्रकाश तरंग है, ऑप्शन डी ध्वनि तरंग है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं। इनको संचरण के लिए, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ये जो तरंगें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो तरंगें हैं इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी गामा किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि तरंग। दोस्तों ध्वनि तरंग जो होता है, ठीक है, ये यांत्रिक तरंगे होते हैं और इसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ सीमा, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयन मंडल। तो दोस्तों आयन मंडल से जो है वो रेडियो तरंगे वहां से क्या होती है, परावर्तित होती है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अगला प्रश्न है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर द्वारा, बी स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर द्वारा, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर द्वारा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनोस्फीयर द्वारा, जिसको हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं। तो बेतार का जो संपर्क हम लोग देखते हैं, जो टीवी चलता है या मोबाइल चलता है, ठीक है, उसमें जो वेव आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? वो आयनोस्फीयर से परावर्तित होकर आता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आंसर वही हो जाएगा दोस्तों, वही क्वेश्चन है, आयन मंडल। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें जो होती हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, परावर्तित होती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शन है ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि। दोस्तों ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह संचरण के लिए उसको एक माध्यम की आवश्यकता होता है। बाकी के लिए प्रकाश, ऊष्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई संचरण मतलब कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो बिना मीडियम के ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें हैं। ऑप्शन ए आवेशित कण, ऑप्शन बी अनावेशित कण, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आवेशित कण। दोस्तों कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? आवेशित कण होती हैं। इनमें आवेश होता है और कण होता है, इसीलिए ये जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ऑप्शन बी उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती हैं, ऑप्शन सी ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी हैं, ऑप्शन डी ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दोस्तों कॉस्मिक किरणें जो है वो जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, ठीक है, और ये जो होती हैं इनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है और ये सूर्य से उत्पन्न होता है, ठीक है, और ये आवेशित कणों से बने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें जितनी भी होती हैं उसमें कण नहीं होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है और उनका जो स्पीड होता है, वेग होता है, वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है, प्रकाश की स्पीड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। ऑप्शन ए भू तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी आकाश तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ऑप्शन डी पृष्ठ तरंगों के रूप में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर मृग ब्रैकेट सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त ब्रैकेट सक्सेसिव ट्रो के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य। दोस्तों जब वेव चलता है कुछ ऐसे, तो ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं
इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको वेवलेंथ बोलते हैं। या जो गर्त होता है उसके बीच का दूरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ऑप्शन ए 3 गुना 10 मीटर पर सेकेंड, बी 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 गुना 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 गुना 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी को जब हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गामा किरण, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी यूवी किरणें। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स किरणें। तो एक्स किरणें का इस्तेमाल हम लोग क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी कर्णातीत तरंगे। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 का पावर -10 मीटर, ऑप्शन सी 10 का पावर -7 मीटर, ऑप्शन बी 10 का पावर -2 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 का पावर -7 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी अवरक्त तरंग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। तो दोस्तों रात्रि दृष्टि में हम लोग अवरक्त तरंगे, जिसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंगे है। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। तो दोस्तों वही प्रश्न है। तो दोस्तों दूरसंचार में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रयास होता है। ऑप्शन ए 109 से 139 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 54 से 75 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 76 से 87 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है किसका, एफएम का। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में किन निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्स किरण। तो आंतों के रोग में हम लोग एक्स किरण का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी पराश्रव तरंगे, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक्स किरणें। दोस्तों सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एक एंटीना छोटे होते हैं, 2 वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, 3 वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित करती हैं, 3 वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन जो है सही है, एंटीना छोटी होती है ये भी एक कारण है, और वर्षा की बूंदें क्या करती हैं, रेडियो तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं, जिनसे वर्षा की बूंदों का जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, मूल दिशा से विचलित हो जाता है।
तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दुरुस्त नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए औरक, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड, जिसको औरक किरणें भी बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ए संकेत दुर्बल है, ऑप्शन बी एंटीना दुर्बल है, ऑप्शन सी वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह दोस्तों वक्राकार होती है, इसकी वजह से दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए निम्न पनडुब्बियों का पता लगाना, ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, ऑप्शन सी दुरुस्त वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना, ऑप्शन डी तुलकाली उपग्रह का पता लगाना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुरुस्त वस्तुओं की पहचान और ऊर्जा पता लगाने के लिए हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए होलोग्राफी, ऑप्शन बी फोटोग्राफी, ऑप्शन सी फोटोक्रोमेटिक, ऑप्शन डी रेडियोग्राफी। तो दोस्तों त्रिविमीय चित्र जो किताब पर हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? होलोग्राफी होता है। अगला प्रश्न है, लेजर बीम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए कैंसर चिकित्सा में, ऑप्शन बी हृदय की चिकित्सा में, ऑप्शन सी आंख की चिकित्सा में, ऑप्शन डी गुर्दे की चिकित्सा में। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंख की चिकित्सा में हम लोग लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में संबंध संवर्ती कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकाश फोटोग्राफी, ऑप्शन बी एक्स किरणें फोटोग्राफी, ऑप्शन सी विकिरण चित्रीकरण, ऑप्शन डी होलोग्राफी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी होलोग्राफी, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी फ्लूरोस्कोपी, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेजर। लेजर से हम लोग किसका इलाज करते हैं? पथरी का इलाज हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए जमीन के नीचे सोना का पता लगाना, ऑप्शन बी हृदय रोग का पता लगाना, ऑप्शन सी बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाना, ऑप्शन डी धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुमूल पत्थरों और हीरा में खराबी का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड तरंग। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है जो हम आपको बता चुके हैं। तो इंफ्रारेड होता है किसमें? टीवी रिमोट जो होता है। अगला प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए स्वतः विकिरण, ऑप्शन बी वन विक्षेपित विकिरण, ऑप्शन सी परिकीर्ण विकिरण, ऑप्शन डी उद्दीपित विकिरण। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्दीप्त विकिरण। अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑप्शन ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ऑप्शन बी श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, ऑप्शन सी दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, ऑप्शन डी यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं? ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी पराबैंगनी, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूक्ष्म। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए तंतु के धारा बढ़ाकर, बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, ऑप्शन सी तंतु में धारा घटाकर, ऑप्शन डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। तो दोस्तों एक्स किरणों का जो वेदन क्षमता होता है, जो होल्ड करने का क्षमता होता है, भेदने का, उसको बढ़ाया जा सकता है कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल को, मतलब विभवांतर को बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन ए एक ही आवृत्ति की, ऑप्शन बी एक ही आयाम की, ऑप्शन सी एक ही फेज की या कला की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों लेजर में जो होता है, ठीक है, जो भी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित कर रही हैं उनका एक ही आवृत्ति होता है, आयाम एक ही होता है और फेज भी एक होता है।
अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार ब्रैकेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है वह है ऑप्शन ए औरक किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनिक विकिरण, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। तो उपग्रह संचार में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो तरंगे का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी पराश्रव तरंगे, ऑप्शन डी ऊष्मीय विकिरण। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी पराश्रव तरंगे जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, ये साउंड का ही एक रूप होता है, ठीक है, और यह इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी तीनों जो है एक्स किरण, प्रकाश किरण और ऊष्मीय विकिरण वे चुंबकीय किरण होती हैं, जबकि पराश्रव जो है वो विद्युत चुंबकीय किरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी औरक्त किरणें, ऑप्शन डी पराबैंगनी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो उपग्रह संचार के लिए कौन प्रयुक्त होता है बता चुके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? ऑप्शन ए ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती हैं, ऑप्शन बी ये चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती हैं, ऑप्शन सी द्रव में इनकी वेधन लंबाई अधिक होती है, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश की तुलना में इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है ये एक्स किरण के लिए सही नहीं है। तो एक्स किरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय किरण होता है, और विद्युत चुंबकीय किरण जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्रों में या चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है। बाकी तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है पराबैंगनिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, सही बात है। ऑप्शन बी इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से लघु छोटा होता है, सही है। सी यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। यह जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यह निर्वात में गति कर सकता है, सही बात है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग 39 क्वेश्चन कर चुके हैं जो तरंग से संबंधित है। ये सारे के सारे प्रश्न आप दोबारा कर लीजिए और इसे याद कीजिए। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।